यहाँ सामने से अगर उसको देखेंगे तो ये ट्रायंगल जैसा दिखाई देगा। इसको बोल दिया ए बी सी, ये वाला पॉइंट हो गया डी डी, और ये वाला पॉइंट ई, और ये वाला पॉइंट एफ। ए बी सी डी ई एफ इस तरह से हो गया। और जो नीचे वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, इसको जरा इसको शेड कर रखा है। शेड इसलिए कर रखा है कि ये जो प्रिज्म है, ये प्रिज्म का बेस हो गया। ठीक, तो अब आप ये देखिएगा कि यहाँ पर जो फ्रंट वाला जो पोर्शन है, जो फ्रंट वाला पोर्शन है, तो फ्रंट से अगर देखते हैं तो फ्रंट से हमको ट्रायंगुलर नज़र आता है। तो जो फ्रंट वाला पोर्शन है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन हो गया। ये हमको इसको हम ये ABC हो गया, ये प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं इसको। ये जो फ्रंट वाला ट्रायंगुलर पोर्शन होता है, दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन। इसको प्रिंसिपल सेक्शन कहते हैं। अब देखिएगा कि यहाँ पर हम ये कहेंगे कि रिफ्रैक्टिंग फेसेस कितने हैं। तो ये जो ऊपर वाला जो साइड है ना, ये जो AD है, इस साइड को, इस पूरी लेंथ को, इसको तो बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग एज। इसको तो रिफ्रैक्टिंग एज बोला जाएगा। और इसको तो रिफ्रैक्टिंग एज बोलेंगे। और इधर वाला जो फेस है, इधर वाला फेस, और जो इधर वाला फेस है, इनको बोलते हैं रिफ्रैक्टिंग फेसेस। रिफ्रैक्टिंग फेसेस, ये रिफ्रैक्टिंग फेसेस है। बीच में जो ये एंगल बन रहा है, ये वाला जो एंगल बन रहा है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। एंगल ऑफ प्रिज्म, जो ए है, इसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रिज्म। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि जब भी कभी हम प्रिज्म की बात करेंगे तो प्रिज्म में इस तरफ वाला जो पोर्शन देखेंगे, जैसे ABED, तो इधर अगर आप देखेंगे तो पीछे वाला जो सेक्शन है ये ऐसा दिखाई देगा जैसे रेक्टेंगुलर हो। तो ये रेक्टेंगुलर सेक्शन है। और ACFD जो इधर वाला है, ये भी रेक्टेंगुलर, और जो इसका बेस है, बेस भी रेक्टेंगुलर। तो 3 तो रेक्टेंगुलर फेसेस हो गए यहाँ पर, और 2 ट्रायंगुलर फेसेस, एक ये फ्रंट वाला और एक ये बैक वाला। तो 2 ट्रायंगुलर फेसेस और 3 रेक्टेंगुलर फेसेस, ऐसा होता है। अच्छा, उसके बाद देखिएगा द थर्ड फेस BCFE ऑफ द प्रिज्म अपोजिट टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड बेस ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो BCFE है, BCFE, इसको क्या बोलते हैं? बेस ऑफ द प्रिज्म। द एंगल कैपिटल A इंक्लूडेड बिटवीन द 2 रिफ्रैक्टिंग फेसेस इज कॉल्ड एंगल ऑफ द प्रिज्म। तो ये जो एंगल कैपिटल A है, जो इधर वाला रिफ्रैक्टिंग फेस और इधर वाला रिफ्रैक्टिंग फेस, इसके बीच में जो इंक्लूडेड है, इसको बोलते हैं एंगल ऑफ द प्रिज्म। उसके बाद एनी सेक्शन ऑफ द प्रिज्म कट बाई अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रिफ्रैक्टिंग एज इज कॉल्ड प्रिंसिपल सेक्शन ऑफ द प्रिज्म। तो आप ये कहें कि इस प्रिज्म का कोई भी सेक्शन अगर हमने काट कर बाहर निकाला, कोई भी सेक्शन अगर काट कर निकाला, तो आप ये देखिएगा रिफ्रैक्टिंग एज के अलोंग ऐसे कट करना पड़ेगा। तो वो सेक्शन को काट कर बाहर निकालेंगे तो सामने से हमको वो ट्रायंगुलर सेक्शन जैसा ही दिखाई देगा। समझ गए? तो ऐसा होता है ना कि जैसे मान लीजिए ये हमारे पास सिलेंडर है, ये सिलेंडर है, तो सिलेंडर को इधर से इधर से इधर से इधर से इधर से, मतलब ये जो पूरा जो एज है, इस पूरे एज के अलोंग आप कहीं से भी इसको काटोगे तो निकाल कर रखोगे तो आपको वो कैसा दिखाई देगा? वो छोटा सा सिलेंडर, और अगर सामने से देखेंगे तो सर्कल नजर आएगा। और इसी तरीके से ये क्या है? ये ट्रायंगुलर शेप है और पीछे तक खिंचा हुआ है। तो इसको आप अलग 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 रिफ्रैक्टिंग एज पर इधर से इधर से इधर से कहीं से भी आप काटते चले जाइए तो आपको सामने से ऐसा नजर आएगा जैसे कि ये ट्रायंगल हो। ठीक है, इसीलिए ट्रायंगुलर ग्लास प्रिज्म भी इसको बोला जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म। तो रिफ्रैक्शन जो होता है ना प्रिज्म में, उसमें डेविएशन कैलकुलेट करना होता है हमको। डेविएशन जो एंगल होता है उसको हम डेल्टा बोल देते हैं। और डेल्टा कैसे बनाएंगे? डेल्टा इस तरीके से बनाएंगे, ऐसे। ठीक है, तो डेविएशन कैलकुलेट करना है, इसका एक डेरिवेशन है। रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म एज शोन इन फिगर, व्हेन एन इंसिडेंट रे PQ enters the denser medium glass, it bends towards the normal along path QR. The ray QR suffers another refraction at face AC, bending away from the normal. It emerges along RS.
सेकंड पॉइंट है द एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा इज द एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे. Let I and R be the angles of incidence and refraction at the face AB, and R dash and I dash be angles of incidence and emergence at the face AC. Let capital A be the angle of the prism. तो मैं प्रिज्म का सेक्शन एक बनाकर और उस सेक्शन में इस डायग्राम को समझेंगे हम. और ये डायग्राम कोई आपके लिए नया नहीं है, ऐसा ही डायग्राम आपने ना 10th क्लास में भी देखा था, तो वो मैं बताता हूँ आपको अभी. ये ऐसा है कि हमने एक प्रिंसिपल सेक्शन ले लिया. प्रिंसिपल सेक्शन का मतलब ट्रायंगुलर फेस ले लिया इसका. तो टॉपिक है हमारा ये रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म. अच्छा, आप लोगों को मैंने बताया था कि मैं 11, 12, 13 3 दिन नहीं हूँ यहाँ पर. तो उसमें जो फिज़िक्स है ना, फिज़िक्स की एक तो 11 को मंडे पढ़ रहा है और 13 को वेडनेसडे पढ़ रहा है. तो फिज़िक्स की 2 क्लासेस जा रही हैं. तो हम क्या करेंगे, जैसे आज फ्राइडे है तो एक क्लास तो मैं ना कल एक्स्ट्रा क्लास नाइट में लूँगा, आधे घंटे की रहेगी वो, है ना. मैं कल भी लेने वाला था लेकिन कल मुझे दूसरी क्लास लेनी पड़ गई थी, इस वजह से नहीं ले पाया वो क्लास. तो एक तो कल रहेगी आधे घंटे की क्लास, और दूसरा संडे को रखेंगे हम मंडे वाला शेड्यूल. तो संडे को शाम को 5:30 बजे रख लेंगे, या फिर अगर आप कहें तो दिन में रख लें 11, 12, 1 बजे कभी भी, जब आप कहें शाम को ही रख लें, है ना. तो शाम को 5:30 बजे संडे को रखेंगे. मंडे का ऑफ रहेगा और फिर अगला वेडनेसडे का. अगर बाई चांस हम आ गए, हमें थोड़ा दूर जाना है एक्चुअली, तो अगर वहाँ से वापस आ गए टाइमली तो तब देखूँगा, ठीक है ना. लेकिन एज ऑफ नाउ कैंसिल ही मानकर चलिए. कैंसिल होगी तो आगे जो अगला वीक है उसमें काफ़ी क्लासेस लेकर कवर अप करा देंगे. मतलब मेरे को जल्दी ही कराना है अब सिलेबस आपका ना. ये रे ऑप्टिक्स जो है, और जो आपको कभी देता हूँ काम करने के लिए, भाई कर लाया करो. सारे के सारे ऐसे बैठे हुए जैसे आपने न्यूमेरिकल करे ही नहीं है वाले. आप उसी दिन जिस दिन कराया था ना, परसों ही आप कर लेते. बेहद आसान है न्यूमेरिकल्स. मैंने हिंट भी देकर भेजा था, 1-2 तो ट्राई करते. ठीक है. इसके बाद जो चैप्टर है जिसमें थोड़ा बहुत समझने वाला है वो वेव ऑप्टिक्स चैप्टर है. उसके बाद के जो 4 चैप्टर बेहद आसान है. वो आप में से कई बच्चे ऐसे भी हैं जो कर चुके होंगे उन चैप्टर्स को. आगे की मैं अपनी स्ट्रेटेजी भी बता देता हूँ. स्ट्रेटेजी हमारी ये रहेगी, आप लोगों के मोस्टली सभी बच्चों के प्री बोर्ड्स या तो चलने वाले हैं या चल रहे हैं. स्टार्ट कब से तुम्हारे, कब से? 13, यही 13 से तुम्हारे भी. अच्छा, तो सेम स्कूल है तुम्हारे. 23 तुमने बताया था. तुम्हारे 23 मतलब लगभग सभी बच्चों के नवंबर में. तुम्हारे तो चल ही रहे हैं, है ना. और तुम्हारे कब से? तुम्हारे 18 से लगभग सभी बच्चों के. और तुम्हारे? हाँ, तो मतलब सभी बच्चों के इसमें नवंबर में प्री बोर्ड स्टार्ट है. फर्स्ट प्री बोर्ड है ये आपका. तो अब इस प्री बोर्ड में कई बार ऐसा भी रहता है कि भाई कोई किसी और एग्ज़ाम, किसी और सब्जेक्ट का पेपर है, तो बच्चे रेगुलरली क्लास अटेंड नहीं कर पा रहे हैं. तो वीडियोस तो आपके पास खैर उसकी हेल्प के लिए है ही, लेकिन जो चीज़ है इसमें, जैसे मान लीजिए नवंबर है, तो नवंबर के एंड तक अगर मैं मान लेता हूँ कि लगभग सभी बच्चों के प्री बोर्ड या तो ख़त्म हो गए होंगे या ख़त्म होने वाले होंगे. तो आगे का आपको बता देता हूँ, क्योंकि इस पूरे महीने तो आप लोग प्री बोर्ड में बिजी रहने वाले हैं. आगे का हमारा सारा का सारा ध्यान इस पर रहेगा कि जो चैप्टर्स है ना, चैप्टर्स को मैं पूरा रिवाइज नहीं करेंगे. चैप्टर्स में मेन टॉपिक्स आपको बताता जाऊंगा. फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमने पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स वाला ही उठा लिया, ठीक है, या फिर रे ऑप्टिक्स वाला ही उठा लिया. अब रे ऑप्टिक्स में आपने कहा कि सर वो जो 6 डेरिवेशन है शुरुआत वाली वो नहीं करनी, लेंस मेकर्स फार्मूला करा दो सीधा, तो हम सीधा उस पर पहुंचेंगे. ठीक. तो हमारा पूरा टारगेट ये रहेगा कि जो चीज़ रिवाइज करनी है वो फटाफट रिवाइज हो, और रिवाइज करने के बाद में क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है. जितने भी बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी है. और सभी बच्चों के लिए एक ऑप्शन खुला हुआ है कि जैसे मान लीजिए 5:30 बजे आपकी क्लास है, तो 5:30 बजे जो क्लास है उससे पहले अगर आप फ्री हैं 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटा, तो आ जाओ, यहीं बैठकर पढ़ लो. इधर बराबर में रूम है, ये भी खाली है. ठीक है, मैं 2, 4, 5 जितनी चेयर्स आप कहेंगे उधर लगा दूंगा, वहाँ बैठकर पढ़ना चाहो वहाँ पढ़ लो. कोई डाउट आए, मेरी लगातार क्लासेस चलती रहती हैं, जैसे ही कोई डाउट आए वो पूछ लो, मैं बीच में आपको बता दूँगा. ठीक है. अगर बाद में फ्री हैं, बाद में रुकना चाहें तो बाद में कर लें. ठीक है. तो ये हम हर बार, जो मेरे साथ 10th से जुड़े हुए हैं उन बच्चों को पता है कि हमने 10th में भी ये चीज़ ऑफर करी थी और 12th में भी ऑफर कर रहा हूँ कि अगर किसी भी बच्चे को, और दिन में भी लगता है कि भाई दिन में मेरे को टाइम मिल रहा है, तो दिन में बाई चांस मैं नहीं हूँ यहाँ पर, कहीं गया हूँ, तो भी मतलब घर खुला हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप आ जाओ, फ़ोन करो, आ जाओ. 2 बच्चों को, 3 बच्चों को बैठकर ग्रुप स्टडी करनी है तो कर लो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें. ठीक है ना, मुझे बता देना.
जैसा भी, बस ये है कि उसमें हंसी मजाक नहीं होना चाहिए, पढ़ाई होनी चाहिए, ठीक है। चलिए जी। अभी मैं ये कह रहा हूँ ग्रुप स्टडी, ग्रुप स्टडी पर तुम दोनों एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे हो, तो मैंने इसलिए ये चीज़ बोली, ठीक है। चलिए जी, तो अब इसका एक प्रिंसिपल सेक्शन देख लेते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म देखने के लिए। तो मैंने एक ये सामने वाला पोर्शन जो ट्रायंगुलर पोर्शन है ये बना दिया, ठीक है। एक्चुअली जो थ्रू आउट द ईयर और अब भी इस टाइम जब मैं देख रहा हूँ, अभी भी देख रहा हूँ, पिछले 1 महीने से देख रहा हूँ, जो डर है ना आप सब लोग बच्चों के चेहरे पर, वो डर धीरे धीरे वो तभी दूर होगा जब आप PYQs प्रैक्टिस करेंगे, जो पिछले साल के जो क्वेश्चंस हैं। जब तक वो प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा। चैप्टर कितना ही पढ़ लो, चैप्टर में पूरी आपने थ्योरी प्रिपेयर कर ली, यार क्वेश्चन देखकर मुझे समझ में ही नहीं आ रहा, और फिर जब उसको देखेंगे तब ये पता चलता है अरे भाई ये तो आता था मुझे। तो उसकी प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, उसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना आपको। कई क्वेश्चंस तो ऐसे होंगे, मान लीजिए 50 क्वेश्चन आपने उठा लिए, तो 50 में से आप ये समझ लेना कि 30-35 क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें आपको लगेगा अच्छा ये उससे है, ये उससे मिलता जुलता है, मतलब आपको उसका समझ में आता चला जाएगा ये कौन सी डेरिवेशन है, क्योंकि क्वेश्चन ना सीधे नहीं आते, थोड़ा सा घुमाकर पूछा जाता है, तो इसलिए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। चलिए जी, अब देखते हैं, यहाँ पर हमारे पास हमने एक प्रिंसिपल सेक्शन बना लिया, इसको बोलेंगे ए, इसको बोलेंगे बी, और इसको बोलेंगे सी। तो ये तो हमारा प्रिंसिपल सेक्शन हो गया प्रिज्म का। उसके बाद हम ये कहेंगे कि यहाँ से एक रे ऑफ लाइट आ रही है ऐसे, एक रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, तो ये हो गया P और ये वाला पॉइंट हो गया Q, ठीक है। अब जब ये रे ऑफ लाइट यहाँ पर स्ट्राइक करेगी तो इसको क्या बोलेंगे, इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पर ये स्ट्राइक करती है उसको क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस पर मैं नॉर्मल बनाऊंगा, तो ये हो जाएगा इसको लिखेंगे नॉर्मल टू Q, नॉर्मल टू Q, और यही जो PQ है, इस PQ को आगे हमने एक्सटेंड कर दिया, तो ये क्या हो गया, ये चीज हो गई कि अगर रास्ते में प्रिज्म ना आता तो ये इंसिडेंट रे ऐसे सीधी चली जाती, ऐसा होता। चलिए जी, तो ये तो PQ तो हमारी इंसिडेंट रे को हमने आगे एक्सटेंड कर दिया। फिर आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आप मतलब रे कहाँ से कहाँ जा रही है, एयर से ग्लास में जा रही है, इसका मतलब ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ऐसे बेंड हो गई, ऐसे बेंड हो गई। तो अब जरा देखिएगा, ये क्या है इंसिडेंट रे और ये क्या है नॉर्मल। तो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोल देते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंस I, ठीक। उसके बाद जो रिफ्रैक्टेड रे नॉर्मल के साथ जो एंगल बनाती है उसको क्या बोल देते हैं, R, तो ये R हो गया। उसके बाद अब ये वाली रे ये कहाँ से कहाँ जा रही है, ये ग्लास से जा रही है एयर में वापस। तो अब आप ये क्या करेंगे, यहाँ पर आपने फिर से एक नॉर्मल लाइन यानी कि परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दी, परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉ कर दी। तो इसको बोलेंगे, इस वाले पॉइंट को बोल देंगे R, और यहाँ कहेंगे नॉर्मल, नॉर्मल टू R, नॉर्मल टू R, ये हो गया। अब क्या करेंगे भाई, ये यहाँ से हमारे पास ये रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड हो गई। अब बेंड होने के बाद में जब ये बाहर निकलेगी तो बाहर निकलेगी, अब ऐसे तो ऐसे सीधी ही चली जाती, लेकिन कहाँ जा रही है, रेयरर में जा रही है, तो ये नीचे की तरफ मुड़ेगी, यानी कि नॉर्मल से दूर भागेगी, इट विल मूव अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो ये ऐसे हो गई PQR, इस वाले पॉइंट को S बोल दीजिए, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला जो एंगल है, वैसे तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है, लेकिन इसको हम बोलेंगे I डैश, और ये जो रिफ्रैक्टेड रे, ये वाली जो इंसिडेंट रे है, इंसिडेंट रे जो इस नॉर्मल के साथ यहाँ पर बना रही है, इस वाले को हमने बोल दिया R डैश, ठीक है। I डैश और R डैश इस तरह से बोल दिया, ठीक। अच्छा, अब ये देखना है कि फाइनली जो रे ऑफ लाइट है वो रे ऑफ लाइट इधर इमर्ज आउट कर रही है ना, इमर्ज आउट कर रही है। तो इंसिडेंट रे जो इनिशियल इंसिडेंट रे थी वो तो ये थी, और फाइनल इमर्जेंट रे ये है, तो इसको पीछे एक्सटेंड करो, और जो इनिशियल रे थी और जो फाइनल रे, उन दोनों के बीच में मेरे को एंगल पता चलना चाहिए। इन दोनों के बीच में जो एंगल है ना, इसी को एंगल ऑफ डेविएशन यानी कि डेल्टा बोल देते हैं,
इसको क्या करना है, कैपिटल एस बनाकर नीचे से जोड़ देना बस, ये कहलाएगा डेल्टा। ठीक, अच्छा जी, इसको कहते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक, अच्छा जी, और ये वाला जो पॉइंट है इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए m, और जो ये वाला पॉइंट है इस वाले पॉइंट को बोल दीजिए n। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, उसके बाद मैंने वो रिफ्रैक्टिंग एज लिख रखा है, रिफ्रैक्टिंग फेस लिख रखा है, वो सब लिखकर कंफ्यूजिंग मत बनाएगा डायग्राम को, डायग्राम इतना सफिशिएंट है। ये हो गया। अब आगे चलते हैं, फ्रॉम द क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर। अब जरा क्वाड्रिलेटरल देखना, ए क्यू एन आर, मैं इस क्वाड्रिलेटरल की बात कर रहा हूँ। क्वाड्रिलेटरल में क्या होता है, क्वाड्रिलेटरल में जो हमारे चार एंगल्स होते हैं, चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये कह दिया गया कि ये ए है और ये जो क्यू है, क्यू और एन, एन क्या है, ये नॉर्मल ही तो है, तो नॉर्मल किस पर पड़ रही है, इस वाले फेस पर, तो इन दोनों के बीच में तो 90 डिग्री का पूरा एंगल है ना। ठीक है, ऐसे ही जो ये वाला है, जब मैं क्वाड्रिलेटरल ए क्यू एन आर की बात कर रहा हूँ, तो ये वाला पूरा एंगल 90 डिग्री है। तो क्या करेंगे हम, यही तो कह देंगे कि ये जो एंगल ए है, एंगल ए को बोलते हैं एंगल ऑफ प्रिज्म। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर, ये कितना बचेगा, 180 डिग्री। ये समझ में आ गया, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर प्लस 90 यानी कि 180 इज इक्वल टू 360। 180 से 180 कट गया, इधर 180 तो बचा। भाई ये दोनों तो आपस में 180 हो गए ना, 90 प्लस 90 180। समझ गए मेरी बात? अच्छा जी, तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1, इसको बोल दिया हमने इक्वेशन नंबर 1। फिर नेक्स्ट देखिएगा, फ्रॉम द ट्राइंगल क्यू एन आर। अब ट्राइंगल क्यू एन आर की बात करते हैं, तो क्यू एन आर, तो क्यू एन आर में हम क्या कहेंगे, क्यू एन आर में एक तो ये वाला एंगल बन रहा है स्मॉल आर, और एक ये वाला एंगल बन रहा है स्मॉल आर डैश, और एक एंगल क्यू एन आर है। तो इसमें क्या करना है, आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अच्छा जी, अब जरा देखिएगा कि अगर मैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को कंपेयर करूं तो क्या दिखाई दे रहा है, इधर भी 180, इधर भी 180, इधर भी क्यू एन आर, इधर भी क्यू एन आर, तो एंगल ए और एंगल आर प्लस आर डैश दोनों सेम है, दोनों सेम है। तो नेक्स्ट वही लिखा हुआ है, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2 A is equal to R plus R dash, A is equal to, एंगल ए ना लिखकर ए ही लिख दिया बस, A is equal to R plus R dash। अच्छा जी, अब आगे चलते हैं। नाउ फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर द डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज, ट्राइंगल एम क्यू आर की बात करते हैं। फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर, फ्रॉम ट्राइंगल एम क्यू आर डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म यानी कि डेल्टा इज, तो मैंने कौन सा ट्राइंगल लिया, अब ये नीचे वाला तो ले चुका हूँ, क्यू एन आर तो ले चुका हूँ, अब लेना है एम क्यू आर। तो एम क्यू आर की जब बात करेंगे एम क्यू आर की जब बात करेंगे तो आप ये देखिएगा, एक तो ये लाइन जा रही है, ध्यान से समझ लेना, एक तो ये लाइन जा रही है पी क्यू आगे तक, और एक ये लाइन आ रही है ये वाली। ठीक है, तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में इधर एंगल बन रहा है आई, तो इस लाइन के और इस लाइन के बीच में इधर भी तो पूरा एंगल आई ही बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल कितना बचा, इतना सा, आई माइनस आर, समझ गए, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स। भाई ये वाला एंगल पूरा का पूरा आई है, तो ये पूरा का पूरा एंगल भी तो आई ही बनेगा, तो आर तो यहाँ पर है, तो ये वाला एंगल आई माइनस आर होगा, तभी तो दोनों का सम आई बनेगा, माइनस आर से प्लस आर कट जाएगा। समझ गए, क्लियर है? पीछे बताओ भाई लावण्या। हम यहाँ पर देखिए सेम काम यहाँ पर है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, इनके बीच में बन रहा है एंगल आई डैश, तो ये पूरा एंगल आई डैश बन जाएगा। तो इतना, ये जो इतना सा एंगल है ये क्या बचेगा,
आई डैश माइनस आर डैश, समझ गए? ठीक है, आई डैश माइनस आर डैश। अब जरा देखिएगा ये जो ट्राइंगल है एम क्यू आर, तो एम क्यू आर ट्राइंगल में ये कौन सा एंगल है? एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि डेल्टा इज इक्वल टू कौन कौन सा एंगल है? ये वाला एंगल, ये इतना सा एंगल, ये क्या है? एम क्यू आर, और ये वाला एंगल ये क्या है? एम आर क्यू। एंगल एम क्यू आर प्लस एंगल एम आर क्यू। तो डेल्टा इज इक्वल टू एंगल एम क्यू आर। एंगल एम क्यू आर क्या है? आई माइनस आर प्लस एंगल एम आर क्यू। एंगल एम आर क्यू क्या है? आई डैश माइनस आर डैश, आई डैश माइनस आर डैश। ठीक, अब इसमें एक काम करेंगे, ये जो डेल्टा है इस डेल्टा को तो ऐसे ही लिखा रहने दो, आई को भी ऐसे ही, आई डैश को भी ऐसे ही, माइनस आर और माइनस आर डैश है ना, माइनस कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आएगा? आर प्लस आर डैश। ठीक है, और आर प्लस आर डैश किसके इक्वल था? एंगल ऑफ प्रिज्म, कैपिटल ए के इक्वल था। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये हो गया। ठीक है ना, और इससे डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, तो आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। आई प्लस आई डैश इज इक्वल टू ए प्लस डेल्टा। हाँ जी, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस, आई डैश क्या है? एंगल ऑफ इमरजेंस, ए क्या है? एंगल ऑफ प्रिज्म, और डेल्टा क्या है? एंगल ऑफ डेविएशन। तो वही सब लिखा हुआ है, दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस प्लस एंगल ऑफ इमरजेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ प्रिज्म प्लस एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? ये बड़ा इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इस रिलेशन पर न्यूमेरिकल्स बनते हैं। न्यूमेरिकल्स इस पर बनेंगे। न्यूमेरिकल्स आप देख लीजिएगा, रे ऑप्टिक्स के न्यूमेरिकल बिल्कुल स्ट्रेट और सिंपल है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं पड़ेगा आपको इसके न्यूमेरिकल्स में। चैप्टर केवल और केवल लेंदी है, इस वजह से डराता है, मुश्किल कुछ भी नहीं है। अभी न्यूमेरिकल्स भी अभी देखते हैं इसके आगे। देखिएगा अगला इन्होंने ये दे रखा है कि वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ डेविएशन का एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में वेरिएशन कैसे होता है? तो वेरिएशन के लिए आपको क्या करना है भाई? बस ये ग्राफ याद कर लेना है। ठीक है, ये पूरी कहानी की आपको ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ ये ग्राफ याद कर लीजिएगा। कई बार क्या है ना कि एमसीक्यूज़ में ये चीज़ें पूछी जाती हैं। तो आप ये देखिएगा कि ग्राफ इसका कैसे है, वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ साथ डेविएशन कितना होता है? डेविएशन समझ रहे हैं ना, ये ओरिजिनल जो लाइन थी और जो फाइनल लाइन थी उन दोनों के बीच में कितना डेविएशन है, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। ये रिलेशन याद हो गया, समझ में आ गया सभी को? क्लियर है? इंपॉर्टेंट है ये वाला, समझ जाएंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, ए क्यू एन आर, ये जो बड़ा क्वाड्रिलेटरल है इसमें आपको एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। एंगल सम प्रॉपर्टी से ये समझ में आ रहा है ये वाला एंगल 90 है, ये वाला एंगल 90 है। तो ये एक्चुअली ऐसे है कि एंगल ए हो गया प्लस 90 प्लस ये एंगल क्यू एन आर प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 360 डिग्री। इस तरह से है, 90 प्लस 90 क्या होता है? 180। तो एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 360 माइनस 180, है ना। इस वजह से मैंने एंगल ए प्लस एंगल क्यू एन आर को 180 डिग्री के इक्वल रखा है। क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी ये होती है कि चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री के बराबर। तो इक्वेशन नंबर 1 तो यहाँ से आ गई। इक्वेशन नंबर 2 कहाँ से आई है? उसके लिए हम पहले लेते हैं, फिर ये एक तो सबसे पहले तो ले लिया क्वाड्रिलेटरल, फिर लेते हैं नीचे वाला ट्राइंगल, इसमें लगाते हैं सीधा सीधा एंगल सम प्रॉपर्टी। तो आर प्लस आर डैश प्लस एंगल क्यू एन आर इज इक्वल टू 180 डिग्री। फिर जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये लगेगा यार इधर एंगल ए दे रखा है, इधर आर प्लस आर डैश दे रखा है, बाकी सब तो सेम है। इसका मतलब एंगल ए और आर प्लस आर डैश दोनों इक्वल है, तो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है ऊपर एम क्यू आर, इसमें एंगल सम, इसमें एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे। एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाने से पहले ये समझेंगे कि वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की वजह से ये एंगल आई है तो इधर का भी पूरा एंगल आई बनेगा, लेकिन मुझे तो सिर्फ इस बचे हुए एंगल की बात करनी है। तो ये जब पूरा आई है तो इसमें से ये छोटा वाला नीचे वाला सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो आई माइनस आर हो जाएगा। ये पूरा एंगल आई डैश है और नीचे वाला आर डैश सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आई डैश माइनस आर डैश हो जाएगा। ये इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स का सम एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। तो इस वजह से ये हमारी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी हमने लगा दी, आई माइनस आर प्लस आई डैश माइनस आर डैश। फिर माइनस आर और माइनस आर डैश को एक तरफ ले लिया, माइनस कॉमन ले लिया, आर प्लस आर डैश, ये तो एक इक्वल है। तो ये हमारा रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म का डेरिवेशन हो गया। ठीक है,
ठीक, चलिए जी, इसके बाद में देखिए वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन विद एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस के साथ में डेल्टा, डेल्टा पर क्या फर्क पड़ता है, तो इसका एक बड़ा फेमस ग्राफ है, वो देख लो। वेरिएशन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस विद एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन लेना है वाई एक्सिस पर और एंगल ऑफ इंसिडेंस लेना है एक्स एक्सिस पर। क्यों? डेविएशन हमारे हाथ में नहीं है, एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे हाथ में है, ठीक है ना। हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करते जाएंगे और फिर देखेंगे कि डेविएशन कितना मिल रहा है हमको, ठीक है। तो इसका ऐसे ग्राफ है, इधर एक्स एक्सिस पर है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इंसिडेंस इधर हो गया, और वाई एक्सिस पर है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन इधर आई लिखेंगे, इधर आई डैश लिखेंगे। तो हम ये देखेंगे कि आई की एक पर्टिकुलर वैल्यू है, मतलब जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम रहेगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस कौन सा है? कि नॉर्मल के साथ जो एंगल बन रहा है, यानी कि जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत कम रहेगा, ये एंगल जब बहुत छोटा होगा तब मेरे को डेविएशन बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, ठीक है ना, मैक्सिमम मिलेगा। और ये ना अलग अलग वैल्यूज़ हम लेते चले गए, जैसे 10 डिग्री ले लिया, फिर 15 डिग्री ले लिया, फिर 20 डिग्री ले लिया, है ना। ऐसे थोड़ा थोड़ा हम एंगल बढ़ाकर देखते रहे। तो थोड़ा थोड़ा एंगल जब हमने बढ़ाया, एंगल ऑफ इंसिडेंस को जब थोड़ा थोड़ा हमने बढ़ाया, तो हमने देखा कि अरे एंगल ऑफ डेविएशन तो कम होता जा रहा है, ठीक है। तो शुरुआत में जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बहुत छोटा था, तो तब हमने देखा कि उस केस में हमारा जो डेल्टा था, यानी कि एंगल ऑफ डेविएशन था, ये हमको डेल्टा एम, मतलब ये हमको मैक्सिमम मिल रहा है। तो जिस पॉइंट पर वो मैक्सिमम मिलेगा उस पर हम एंगल ऑफ डेविएशन को डेल्टा एम बोल देंगे, एम फॉर मैक्सिमम, ठीक है। अच्छा, इसी तरीके से फिर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए, बढ़ाते 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 जब एक पॉइंट आ गया, एक पॉइंट पर ऐसा मिला कि मेरे को एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों के दोनों इक्वल मिल गए, दोनों के दोनों इक्वल मिल गए। तो ऐसा हुआ कि जब हमने बहुत कम रखा था ना एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो हमको डेविएशन बड़ा मैक्सिमम मिला था। तो वो जो मैक्सिमम डेविएशन मिला उस पर एंगल ऑफ इमरजेंस भी हमारा बहुत ज़्यादा था, और वो भी इसी मतलब जब हम ये करेंगे ना कि हमने एंगल ऑफ इंसिडेंस कम रखा, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस हमारे हाथ में है, फिर एंगल ऑफ इमरजेंस मेरे को इधर बाहर मिल रहा है, तो बाहर वाले को मैं मेजर कर सकता हूँ। ये वाला अप्लाई करना हमारे हाथ में, वही होता है ना, जैसे टेबल बनाते थे, एक्स की वैल्यू अलग अलग डालते थे, वाई की वैल्यू निकालते थे, ये वही चीज़ है कि हमने यहाँ पर आई की अलग अलग वैल्यू बढ़ाते गए बढ़ाते गए बढ़ाते गए। तो बढ़ाने बढ़ाने पर हमने देखा कि हमारी जो वैल्यू है डेविएशन की वैल्यू कम होती गई। जैसे फॉर एग्जांपल जब एंगल ऑफ इंसिडेंस इतना है तो वैल्यू कम हो गई, फिर इतना है तो वैल्यू और कम हो गई, और एक पॉइंट ऐसा आया कि उस पॉइंट पर हमने ये कहा कि हमारा जो डेविएशन है वो मेरे को मिनिमम मिल रहा है। और मिनिमम जब डेविएशन मिल रहा है, तो मिनिमम डेविएशन जो मिल रहा है उसके कॉरस्पॉन्डिंगली मैंने देखा अरे यहाँ पर तो हमारा एंगल ऑफ इमरजेंस भी सेम आ रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस सेम जब मिलता है तब हमारा डेविएशन मिनिमम होता है। तो आप
फिर वो जो अलग अलग पॉइंट्स आपने लिए उन पॉइंट्स को ज्वाइन करते चले जाओगे तो ऐसा अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा। सभी को क्लियर है? ठीक है, ये डायग्राम बस एज इट इज, इसका आपको ग्राफ याद रखना है। इसकी जो एक्सप्लेनेशन दे रखी है वो कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ समझाने के लिए दे रखा है, एग्जाम में वो डायरेक्टली नहीं पूछा जाता। ठीक है, लास्ट पॉइंट देख लीजिए इसमें। हाँ अच्छा, लास्ट पॉइंट देखिए। अच्छा, ये करवाया होगा हो सकता है क्लास में। पेज नंबर 79 पर देख लीजिए। 79 पर बिल्कुल नीचे की तरफ देखिए, द मिनिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ डेविएशन suffered by a ray on passing through a prism is called the angle of minimum deviation and is denoted by delta m। ठीक है, तो एक मिनट जी, सॉरी मैंने ये गलत लिख दिया, ये वाला है, ये वाला, ये है मिनिमम डेविएशन है डेल्टा एम, मैक्सिमम नहीं, डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम। ठीक है, वो उधर ऊपर लिखा हुआ है, तो डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम, मतलब जहां हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस दोनों इक्वल हो जाएंगे वहां डेविएशन हमारा मिनिमम मिलेगा, मिनिमम डेविएशन ये। ठीक, इसके बाद देखिएगा पेज नंबर 80 पर आ जाइए। पेज नंबर 80 पर ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है और छोटा सा ही डेरिवेशन है, इसमें ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, पेज नंबर 80 पर। ये मिटा रहा हूँ, मिटा रहा हूँ उसको। Relation between refractive index and angle of minimum deviation। हाँ जी, इसमें देखिएगा क्या करेंगे, इसमें है when a prism is in the position of minimum deviation, a ray of light passes symmetrically parallel to the base through the prism so that I is equal to I dash। हमारा जो I है एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ इमरजेंस वो दोनों इक्वल हो जाते हैं मिनिमम डेविएशन के केस में। तो I इज इक्वल टू I डैश। अच्छा, जब I इज इक्वल टू I डैश होगा तो R भी R डैश के इक्वल होगा, R भी R डैश के इक्वल होगा। और इसी केस में हम डेल्टा को डेल्टा एम के इक्वल बोल देते हैं, मतलब जो डेविएशन है, डेविएशन को हम मिनिमम डेविएशन यानी कि डेल्टा इज इक्वल टू डेल्टा एम बोलते हैं। अच्छा जी, तो ये तीन कंडीशन है मिनिमम डेविएशन के लिए। उसके बाद एज ए प्लस डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश, इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश। तो अगर मिनिमम डेविएशन वाला केस है तो भाई डेल्टा की जगह डेल्टा एम डाल दीजिए, ए प्लस डेल्टा एम, है ना, डेल्टा की जगह डेल्टा एम डाल दिया। और जो आई है, आई को आई ही रहने दो और आई डैश की जगह भी आई डाल दीजिए। तो ये क्या हो जाएगा, ए प्लस डेल्टा एम इज इक्वल टू 2i, मतलब आई की वैल्यू क्या हो गई, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1। सही है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 इक्वेशन नंबर 1। ऑल्सो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश, ऑल्सो ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश। तो ए जो है वो आर प्लस आर डैश के इक्वल है, ये भी हमने देखा डेरिवेशन में उसमें, ठीक है ना, ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश ये देखा था। तो जब ए इज इक्वल टू आर प्लस आर डैश है तो यहाँ पर भी हम फिर वही कर देंगे कि भाई आर को तो आर ही रहने दो और आर डैश भी तो आर के ही इक्वल है, यहाँ पर आर लिख दीजिए। मिनिमम डेविएशन के केस में आर डैश आर दोनों इक्वल, आई और आई डैश दोनों इक्वल। तो ए इज इक्वल टू 2r, यहाँ से आर कितना हो गया, आर हो गया a/2,
इसको बोल दीजिए इक्वेशन नंबर 2। सही है, यहाँ तक क्लियर है। तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, एंगल ऑफ इंसिडेंस आ गया और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आ गया। ठीक है, और क्या निकालना था, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन दोनों में रिलेशन निकालना था। कैसे निकलेगा, साइन आई अपॉन साइन आर, वही तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो फ्रॉम स्नेल्स लॉ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल ऑफ द प्रिज्म विल बी म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, साइन आई अपॉन साइन आर। म्यू इज इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर। तो साइन आई क्या है, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2, और आर क्या है, ए अपॉन 2। ठीक है, बस यही आपका रिलेशन है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ मिनिमम डेविएशन, इन दोनों के बीच का यही रिलेशन है। ठीक है, उसके बाद एक और देखिएगा, डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल। तो अगर प्रिज्म जो है वो स्मॉल एंगल वाला है तो उसमें डेविएशन किस तरीके से प्रोड्यूस होगा ये देखेंगे। सपोज द लाइट इज इंसिडेंट एट अ स्मॉल एंगल आई ऑन द प्रिज्म, देन एंगल्स आर, आर डैश एंड आई डैश विल ऑल्सो बी स्मॉल। तो अगर लाइट जो है वो स्मॉल एंगल पर इंसिडेंट कर रही है तो हमारा जो बाकी के एंगल्स हैं आर, आर डैश जो है ये भी सारे के सारे स्मॉल हो जाएंगे। एज पर फिगर 1 और पेज 78 नोट्स में, जो आपको पेज नंबर 78 में ये फिगर दे रखी थी, फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए बी वी हैव म्यू इज इक्वल टू डेविएशन through a prism of small angle. Through a prism of small angle. तो mu is equal to sin I upon sin R. sin I upon sin R. अब क्योंकि एंगल बहुत छोटे हैं तो जब एंगल छोटा होता है तो साइन आई इज इक्विवेलेंट टू आई, तो साइन आई की जगह आप आई ही रख देंगे और साइन आर की जगह आप आर ही रख देंगे, तो म्यू इज इक्वल टू आई अपॉन आर हो गया। इसका मतलब आई इज इक्वल टू म्यू आर, आई इज इक्वल टू म्यू आर, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया इसको। फॉर रिफ्रैक्शन एट फेस ए सी, जब फेस ए सी की बात करेंगे तो म्यू क्या हो जाएगा, साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश। समझ गए। देखिए उसमें क्या होता है कि उसमें ना, जब इस वाले फेस की बात कर रहे थे हम, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, यहाँ से एक रे ऑफ लाइट ऐसे आई, ठीक है, फिर वो ऐसे मुड़ गई और फिर वो ऐसे चली गई। ठीक है, इधर हमने नॉर्मल ऐसे बना दिया, इधर हमने नॉर्मल ऐसे बना दिया। तो यहाँ पर जो ये रे ऑफ लाइट है, इधर जो ये एंगल बना रही थी इसको मैंने आर डैश बोला था और इस वाले एंगल को हमने आई डैश बोला था। तो हम जो ये म्यू ले रहे हैं ना, ये म्यू क्या है, फॉर लाइट एंटरिंग फ्रॉम मीडियम 1 टू मीडियम 2, यानी कि एयर से ग्लास में जो वो एंटर कर रहा है, हमें किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेना है, ग्लास का। तो इसका मतलब मुझे वैसे पता है कि भाई एंगल ऑफ इंसिडेंस ये है, मैं आर डैश साइन आर डैश अपॉन साइन आई डैश लेना चाहिए, लेकिन तब वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या हो जाएगा, ग्लास म्यू, वो ऐसे हो जाएगा, वो हो जाएगा जी म्यू ए, कि आप ग्लास से एयर में जा रहे हैं, हमें ए म्यू जी चाहिए, तो इसलिए ए म्यू जी को ही हमने म्यू बोला है, तो इसलिए साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश रखा है। कंफ्यूजन तो नहीं है इसमें, ठीक है। तो इसलिए साइन आई डैश अपॉन साइन आर डैश, और क्योंकि ये एंगल्स भी स्मॉल है तो अगेन ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, साइन आई डैश इज इक्विवेलेंट टू आई डैश, साइन आर डैश इज इक्विवेलेंट टू आर डैश। तो यहाँ से हमारे पास आई डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल दिया, आई डैश इज इक्वल टू म्यू आर डैश, इक्वेशन नंबर 2। फिर ये कहेंगे हेंस डेविएशन प्रोड्यूस्ड बाय द प्रिज्म इज, ठीक है, हेंस
डेविएशन, डेविएशन कितना हो जाएगा, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, डेल्टा इज इक्वल टू आई प्लस आई डैश माइनस ए, ये है। तो डेल्टा इज इक्वल टू आई की वैल्यू क्या है म्यू आर, प्लस आई डैश की वैल्यू क्या है म्यू आर डैश, और माइनस ए। ठीक, अब यहां पर क्या करें, ये जो पहला और दूसरा टर्म है ना, म्यू आर प्लस म्यू आर डैश, ये जो पहला और दूसरा टर्म है इसमें से आप म्यू कॉमन ले लें, ब्रैकेट में क्या बचा आर प्लस आर डैश माइनस ए। ठीक, म्यू आर प्लस आर डैश क्या है, ये ए है, आर प्लस आर डैश तो ए के इक्वल होता है, ठीक है ना, यहाँ पर भी देखा था हमने आर प्लस आर डैश इज इक्वल टू ए। तो इधर से फिर आप ए कॉमन ले लेंगे, तो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी म्यू माइनस वन इंटू ए। ठीक है, तो जब भी कभी हमारे पास कोई प्रिज्म आता है जिसका एंगल स्मॉल होता है, ठीक है, डेविएशन प्रोड्यूस बाय अ प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल, प्रिज्म ऑफ स्मॉल एंगल का मतलब क्या है कि ए बहुत स्मॉल है, ठीक है, ए क्या होता है एंगल ऑफ प्रिज्म बोलते हैं, तो उस केस में हमारा डेल्टा इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू ए हो जाता है। ठीक है, और जब हम ये कहते हैं कि ए कोई बड़ा एंगल होगा तो उस केस में रिलेशन ये है ही। ठीक है, तो ये दो रिलेशंस हैं। उसके बाद हमारा है डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट। डिस्पर्जन ऑफ वाइट लाइट आप देख ही चुके हैं कि वो प्रिज्म के थ्रू जब वाइट लाइट को पास करते हैं तो वो 7 अलग अलग रंगों में कन्वर्ट हो जाती है। डिस्पर्सिव पावर मतलब जरा सा थोड़ा सा वो बच रहा है। और उसके बाद न्यूमेरिकल्स हैं, पेज नंबर 83 वाले न्यूमेरिकल्स तो मैं करवाऊंगा आपको, नेक्स्ट आपकी क्लास संडे को है शाम को 5:30 बजे। उसके अलावा ये ना जो लास्ट जो हमने न्यूमेरिकल्स छोड़े थे कौन से, पावर वाले, ठीक है, तो पावर के 2 डेरिवेशन हमने करे थे, एक तो ये था कि लेंसेज इन कॉन्टैक्ट वाला और एक था लेंसेज सेपरेटेड बाई अ स्मॉल डिस्टेंस स्मॉल डी वाला। तो उसके मैंने 3-4 न्यूमेरिकल छोड़े थे, वो जरा ट्राई करना, वो ट्राई करके मेरे को परसों उसके डाउट्स पूछना, और ये आगे प्रिज्म के न्यूमेरिकल्स मैं कराऊंगा, ये भी बड़े आसान है प्रिज्म वाले भी। ठीक है, ये कंप्लीट होने के बाद फिर आपका क्या बचता है, शायद इंस्ट्रूमेंट्स ही बचता है बस। इसके बाद देखिए जरा, है ना, बस फिर तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स ही है, बस वो करवा देंगे 4 टाइप के, फटाफट हो जाएगा। ठीक है, चलिए जी, ठीक है।